Good evening, all of you. This is your Swapnil Soni sir, and welcome back to your video channel of Experiment देखा क्या। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम, पहले तो सॉरी उस चीज़ के लिए कि सैटरडे और संडे को जो है मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, तो मैं किसी काम में बिजी था, उस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया। बट आज हम लोग वापस से कंटिन्यू करेंगे हमारी वीडियो को। हम लोग चैप्टर नंबर 11 जो है इलेक्ट्रिसिटी वाला, क्लास 10 से हम लोग यहाँ पे फॉरवर्ड फॉर्मेशन में कर रहे थे। और आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बिना टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग वापस से इस चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का। मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग किसी भी सर्किट के अंदर अगर मेटेलिक वायर यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे पास में अलग अलग फिनोमिनाज में होते हैं, जैसे कॉपर का भी हो सकता है, सिल्वर का भी हो सकता है, या प्लेटिनम का, या आयरन का, वॉट एवर द थिंग दैट वी हैव। जो भी सर्किट के अंदर हम लोग चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के अंदर बच्चों को जो है डिफरेंस समझ में नहीं आ पाता कि सर एक्चुअली में रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है। तो एक स्लाइटली सा डिफरेंस होता है। रेजिस्टेंस जो है, जो हम लोग एक सर्किट बना रहे हैं, ठीक है, उस ओवरऑल सर्किट का अलग से एक रेजिस्टेंस निकालना होता है कि उसमें जितने भी फॉर्मेशन हम लोगों ने यूज़ किए तो वो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। अब रेजिस्टिविटी होती है मेटेलिक फॉर्मेशन में, जैसे जो हम लोगों ने वायर यूज़ किया ना सर्किट के अंदर, अप्लायंसेस तो रेजिस्टेंस है, जैसे हम लोगों ने बल्ब लगा दिया, फैन लगा दिया, वॉट एवर द थिंग दैट वी हैव। बट अगर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी जो हमारे पास में होती है वो नेचुरली मेटल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो उसी मेटल का डक्टिलिटी प्रॉपर्टी से वायर बनता है, तो वो वायर के अंदर जो है हमारे पास में रेजिस्टिविटी पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। तो उस जो मेटल के लिए जो रुकावटें होती हैं जो नेचुरली उसके अंदर प्रेजेंट है, उसको हम लोग जो है, पहले तो मैं मेंशन कर देता हूँ, चैप्टर नंबर 11 है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो जिस मेटेलिक फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ उसको रॉ वाले साइन से डिनोट किया जाता है, इसको बोलते हैं रॉ, और ये रिप्रेजेंट करता है आपके पास में रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। और रेजिस्टिविटी जो होती है वो हमेशा मेटल की होती है, ठीक है, किसकी होती है, मेटल की। और इसी मेटल का हम लोग क्या बनाते हैं, वायर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वायर। तो जो हमारे घरों के अंदर जो वायर लगे हुए ना, आपने देखा होगा रेड कलर का, येलो कलर का, तो वो कोटिंग है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया होगा, जो 2 वीडियो थी, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोटिंग। वो पीवीसी कोटिंग होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड कोटिंग, ठीक है। अगर मैं उस कोटिंग को हटा दूं उसके ऊपर से, तो जो अंदर की तरफ जो मुझे वायर दिखाई देता है, ठीक है, तो अब जैसे आपके घर में कोई इलेक्ट्रिशियंस वगैरह आए होंगे तो उन्होंने एक होता है ना, वो दांत से पकड़ के उसको छील देते हैं और फिर अंदर से बहुत सारे वायर निकल के आते हैं नंबर ऑफ फॉर्मेशन में, कुछ इस तरह से होता है वो नज़ारा। जैसे मान लीजिए कि ये वायर फॉर्मेशन है, तो इसमें कुछ इस तरीके से, ऐसे कुछ आपने देखा होगा इस तरीके से। तो ये वाला जो फॉर्मेशन होता है ना, ये है हमारे पास में मेटेलिक वायर, जो कि लिटरली हमारे घरों के अंदर जो हम लोग यूज करते हैं, या जो भी फॉर्मेशन में यूज किया जाता है वो कॉपर का होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से इन चीजों को क्या बोला जाता है हमारे पास में, मेटेलिक वायर। और मेटेलिक वायर की फॉर्मेशंस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में जो नेचुरल साइन था वो कौन सा था, रॉ। अब हमारे पास में रेजिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला आता है कि मान लो कि अगर कोई सर्किट हमारे पास गिवन है पहले से ही, जैसे अगर न्यूमेरिकल की अगर हम लोग बात करें कि पहले से हमको सर्किट दिया हुआ है, अब उस सर्किट के अंदर हम लोगों को रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि मैंने इतने इतने लेंथ का ये वायर लिया है, ये इसका फॉर्मेशन है। तो इस तरीके से हम लोग उस फॉर्मेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास में जो बुक के अंदर जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास में, R इज इक्वल्स टू रॉ L अपॉन A, ठीक है। अगर आपको पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर किसी सर्किट का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो रेजिस्टिविटी ऑफ वायर, जो रेजिस्टिविटी जो है ये आपको किसी मेटल की क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। वायर आपने कितनी लेंथ का लिया है, तो L मतलब क्या है, लेंथ है, ठीक है, और उसके अंदर उसका एरिया। तो ये जो 3 चीजें हैं, अगर ये आपके पास में प्रेजेंट है, तो आप किसी भी सर्किट के लिए उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। अब एक्चुअल में ये फॉर्मूला बना कैसे, तो उसके लिए आपको एक डायग्राम देखना होगा, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है मेरे पास में, मैं इसको आपको फाइंड आउट करना बता रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा देर एक इमेजिनेशन कीजिए कि मैंने एक वायर लिया है, तो उस वायर, मेटेलिक वायर, वो जो ऊपर से कोटिंग हुई है ना रेड येलो कलर की, वो नहीं, उसके अंदर जो प्रेजेंट है वो बहुत सारे वायर, उसका एक वायर जो है उसको मैं यहाँ पर जूम इन करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में जूम इन फॉर्मेशन, राइट। तो ये मैंने जूम कर दिया इसको। अब यहां से लेके और यहां तक जो है वो इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ। ऑब्वियसली बात है कि तार कितना लंबा है, वायर कितना लंबा लिया है आपने, तो ये हो जाएगी हमारे पास में लेंथ, ठीक है। अब दूसरा, इस वायर के फॉर्मेशन में जो ये दिख रहा है आपको, ये जो सर्किल टाइप का दिख रहा है,
यहाँ से अपन फाइंड आउट करते हैं एरिया कि तार कितना मोटा है, जैसे इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना मोटा भी हो सकता है, जैसे मोटे मोटे वायर देखोगे आप लोगों ने। तो उसके अंदर यहाँ से इसका क्या निकाल लेंगे हम लोग, एरिया। अब ये किसका एरिया निकलेगा, एरिया ऑफ सर्किल। ये क्या निकलेगा हमारे पास में, एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में एरिया की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल का जो फॉर्मूला है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। वायर कितना लंबा है वो उसकी लेंथ आ जाएगी, तो हमारे पास में एल और ए आ गया। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी जो है हमारे पास में बुक के अंदर एक टेबल दी हुई है, ठीक है, ग्रीन कलर की। उस टेबल के अंदर हमारे पास में हर एक मेटल की जो है रेजिस्टिविटी गिवन है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास रेजिस्टिविटी गिवन नहीं है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उस केस में जो आपके पास में फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू रॉ एल अपॉन ए। ठीक है, ये जो फॉर्मूला आपके पास में, इसमें मान लीजिए कि इसकी वैल्यू नहीं दी हुई रॉ की, तो आपको डेफिनेटली रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, गिवन होगी। तो आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को इसके साथ में पूरा चेंज कर सकते हो। कैसे, अगर रेजिस्टिविटी निकालने के लिए कहते हो तो एरिया कहाँ पे हमारे पास में, डिवाइड में, जो चीज डिवाइड में होती है वो कहाँ चली जाती है, मल्टीप्लाई में। तो हो जाएगा R इंटू ए इज इक्वल्स टू रॉ इंटू एल, राइट, क्योंकि ए को हमने इक्वल्स टू के उधर भेज दिया। अब रॉ के साथ में एल क्या है, मल्टीप्लाई में, तो जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो इक्वल्स टू में कहा जाती है, डिवाइड में। तो ये हो जाएगा R इंटू ए अपॉन एल इक्वल्स टू रॉ। तो यहां से भी आप रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने आपको रेजिस्टिविटी का फॉर्मेशन जो फॉर्मूला है वो किस तरह से बना हुआ है कि टोटल ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास में ये जो वायर है ये मेटल का बना हुआ है, इस मेटल की रेजिस्टिविटी होगी। ठीक है, अब ये वायर कितना लंबा है तो वो उसकी लेंथ होगी, और ये कितना मोटा है तो उसको नापने के लिए हमारे पास में क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल। जैसे ही आप ये तीनों चीजें यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, तो आपके पास में ऑन द स्पॉट उस सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, फाइंड आउट हो जाता है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग जो है रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, और चाहो तो अगर आपके पास में अगर रेजिस्टिविटी गिवन ना हो तो रेजिस्टेंस दिया हो तो आप इस फॉर्मूले को मॉडरेट करके भी जो है रेजिस्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो। तो आई होप सो इसको आप पॉज करके जो है राइट डाउन कर सकते हो कि हम लोग रेजिस्टिविटी ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली क्या है, क्लास 10th के अंदर अगर हम लोग सीबीएसई आरबीएसई दोनों के अकॉर्डिंग बात करें तो इतना लेवल के अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल नहीं आता है, लेकिन हमारे पास में जैसे कुछ राइटर्स की बुक वगैरह अगर हम लोग देखें तो वहां पर हमारे पास में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात करी थी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी निकालने की। अब हमारे पास में दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं जो हम लोग एज यूजुअल जो सर्किट अगर हम लोग जो बनाते हैं उसके अंदर हम लोग यूज करते हैं। पहला होता है हमारे पास में सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा होता है हमारे पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास में इस चैप्टर के अंदर जो कॉम्बिनेशन है वो है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो भी आप लोग सर्किट बनाएंगे उसके अंदर जितने भी अपने पास रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, जितने भी अप्लायंसेस होंगे वो क्या होंगे, एक लाइन के अंदर क्या होंगे, मेंटेन होंगे। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग इसका सर्किट आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि इसके सर्किट के अंदर अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करना आ गया तो ऑटोमेटिकली आपके पास में क्या होंगी, जो है इक्वेशन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि अच्छा खासा सर्किट हम लोग बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जो है कनेक्ट कर देते हैं। ये मैंने यहाँ पे की लगा दी है। ठीक है, ये इस तरीके से फॉर्मेशन आ गया है। अब इस पॉइंट को तो अपन मान लेते हैं ए टर्मिनल, और इस पॉइंट को अपन मान लेते हैं बी टर्मिनल। यहाँ से हम लोग वोल्टेज जो वोल्ट मीटर है वो कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पर हम लोग अमीटर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, पहली बात तो जो हमारे पास में ये है इसको मेंशन कर देते हैं, दिस इज सो नोन एज वोल्ट मीटर एंड दिस इज सो नोन एज अमीटर, राइट। एंड ये जो तीनों चीजें मैंने क्रिएट की हैं ये रेजिस्टेंस, तो इसको बोल देते हैं R1, इसको बोल देते हैं R2 और इसको बोल देते हैं R3। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस 1 है, ये रेजिस्टेंस 2 है और ये रेजिस्टेंस 3 है। मैंने आपको बताया था कि जो बड़ी वाली डंडी होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल और जो छोटी वाली डंडी होती है वो नेगेटिव टर्मिनल है। और अगर ऐसा ब्रैकेट और उसके बीच में डॉट बना हुआ दिखे तो इसका मतलब ये क्या है हमारे पास में, की, और वो भी कौन सी है हमारे पास में, आपकी ओपन ऑफ फॉर्मेशन, या जो आपका जो आप बताना चाहो वो इसके अंदर फॉर्मेशन कर सकते हो। आपको ओपन दिखानी है, क्लोज दिखानी है, वो स्टार्टिंग के अंदर। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ से जब करंट जाना स्टार्ट करेगा तो आई की डायरेक्शन ये रहेगी और आते टाइम इधर की तरफ ये हो जाएगा। ठीक है, अब इस डायग्राम के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले डायग्राम को समझने वाली बात है कि हमारे पास में ये दिया हुआ है R1 R2 R3। अब ये मैंने रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया है। आप चाहो तो यहाँ पे बल्ब लगा सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर फॉर्मेशन के अंदर जो भी जो आप जितने भी सिंबलिक फॉर्मेशन है
वो अगर एज अ रेजिस्टेंस आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी डेफिनेटली अगर हम लोग बुक के अकॉर्डिंग चले तो एक जो नॉर्मली डायग्राम होता है उसके अंदर हम लोग इस तरीके से रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ये कुछ भी नहीं है, वायर को इस तरीके से फोल्ड अप किया हुआ है, पहले एक बार यहाँ फोल्ड किया, फिर सीधा छोड़ दिया, फिर फोल्ड अप किया, फिर सीधा छोड़ दिया, फिर फोल्ड अप, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक ही वायर है। बीच बीच में मैंने इसके अंदर जो है रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए इसको फोल्ड अप किया हुआ है, तो ये इस तरीके से मुड़ गया, जैसे हम लोग कहते हैं ना बीच में से मोड़ देते हैं वैसे। अब इस रजिस्टर को समझने के लिए आपको समझना होगा कि जब मान लीजिए कि यहाँ से बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट पास करता हुआ ए टर्मिनल तक पहुंचा, तो यहाँ पर आते ही रेजिस्टेंस R1 अप्लाई हो जाएगा, तो इसकी वजह से जो आपका करंट फॉर्मेशन है उसमें कुछ डिफ्लेक्शन देखने को मिलेंगे, तो वो यहाँ वोल्ट मीटर में पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक फॉर्मेशन है ये नापने के लिए लगाया गया है कि जब यहाँ से यहाँ तक करंट आएगा तो जितना यहाँ पे होना चाहिए उतना यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन हम इसको बीच बीच में हटा के देख भी सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ से इसको हटाया, मान लीजिए कि मैंने इसको यहाँ से इसका वायर हटा के और इसको कहाँ लगाया, मैंने यहाँ पे इस जगह पे, तो इस पर्टिकुलर जगह के ऊपर कैसा बिहेव कर रहा है वो वोल्ट मीटर के अंदर रीडिंग आ सकती है। फिर जैसे ही करंट यहाँ से निकलेगा तो आप इसको हटा के कहाँ लगा सकते हो, यहाँ पे, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ तक की भी आपको वोल्ट मीटर में रीडिंग आ सकती है। उसके बाद में आप यहाँ आगे चेक करना चाहते हो, जब करंट आगे पास होगा तो यहाँ लगा दीजिए, तो यहाँ तक का भी क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर आपको बता देगा। अब आप देखेंगे जब यहाँ पर मान लीजिए कि अगर हम लोगों ने 7 वोल्ट की बैटरी स्टार्ट की है, तो ए टर्मिनल तक जब करंट घूमते हुए यहाँ तक गया तो यहाँ पर भी इसने कितनी रीडिंग दी, 7 वोल्ट। लेकिन जब यहाँ से लेके R1 से लेके R3 तक जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपकी वोल्टेज की वैल्यू क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर क्या किया हुआ है हम लोगों ने, रेजिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है। इसको ऐसे समझिए जैसे आपके पास में एक रोड है, उस रोड के ऊपर 3 ब्रेकर बने हुए हैं, तो आप अब 100 की स्पीड से आ रहे हो, या मान लो कि 50-60 की स्पीड आपने मेंटेन कर रखी है बाइक एक्टिवा के अंदर, तो पहला ब्रेकर आया, वहां पे आपने स्लो की और वहां पे आपने ब्रेकर को क्रॉस किया, थोड़ा सा हम लोग स्पीड अप किया, इतने में दूसरा ब्रेकर आ गया, और जैसे हमने थोड़ी सी और स्पीड ब्रेकअप करना चाहिए तो फिर अगेन हमारे पास कौन सा आ गया, तीसरा ब्रेकर आ गया। तो ये तीनों चीजें जो है रेजिस्टेंस है जो करंट को रेजिस्ट करेंगी, मतलब स्लो डाउन करेगी प्रोसेस के अंदर। अगर मैं यहाँ पे सीधा वायर लेता तो जैसे करंट निकला था वैसे इट इज वापस बैटरी के अंदर पहुंच जाता, लेकिन बैटरी में पहुंचने से पहले यहाँ ए टर्मिनल से बी टर्मिनल तक कितने रेजिस्टेंस उसको देखने पड़ रहे हैं, 3 टाइप के रेजिस्टेंस देखने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मान लो यहाँ पे लट्टू लगा हुआ है, यहाँ पे लट्टू लगा हुआ है, यहाँ पे लट्टू लगा हुआ है, तो अगर इस लट्टू को मैं यहाँ से निकाल दूं तो ऑब्वियसली बात है कि जैसे ही लट्टू निकल जाएगा तो यहाँ से इसका कांटेक्ट टूट जाएगा, तो करंट यहीं पे आके रुक जाएगा। इसको यहाँ से आने के लिए बीच में कोई चीज लगी भी चाहिए, जैसे मैंने आपको की का एग्जांपल दिया था ना कि की को इस तरीके से इसमें फॉर्मेशन होता है, की जैसे बीच में आती है ऐसे इस तरह से, तो इसकी वजह से करंट क्या करता है, यहाँ से यहाँ फ्लो करता है। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं ऐसे तो बीच में क्या आ गया, यहाँ पर गैप आ गया, तो गैप की वजह से करंट क्या नहीं कर सकता, पास नहीं कर सकता। उसी तरीके से जैसे अगर ये यहाँ पर है और अगर मान लो कि मैं यहाँ से हटा दूं तो यहाँ तक तो करंट रहेगा, लेकिन ये हटने की वजह से करंट यहाँ पे पास नहीं हो सकता। और अगर मान लो कि यहीं पे अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूं तो करंट इसके आगे नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अगर हम इस तरीके से अप्लायंसेस को सेट करते हैं तो ये तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से डिपेंड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक R1 से करंट नहीं निकलेगा R2 तक तो R2 काम नहीं करेगा, और जब R2 से करंट आगे पास नहीं होगा R3 तक तो R3 भी काम नहीं करेगा। इसका मतलब R1 इज इक्वल टू R2, R2 इज इक्वल टू R3, तो मतलब तीनों एक दूसरे पे क्या हो गए, टोटली डिपेंड हो गए। तो ये है हमारे पास में सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसके अंदर हम लोग वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये हम लोगों ने देखा होगा कि फॉर्मूला होता है हमारे पास में V इज इक्वल टू IR, ये हमारे पास में होता है ओम्स लॉ, राइट। ये हमारे पास में क्या है, ओम्स लॉ है। तो ओम्स लॉ के अंदर हम लोग जब भी चीजें फाइंड आउट करते हैं या फिर जब भी चीजें हम लोग करते हैं तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, V इक्वल टू IR। अब इस डायग्राम को देखिए कि आपको क्या लगता है कि इसके अंदर जो हमारे पास में कॉम्बिनेशन निकल के आएगा तो उसमें हम टोटल R की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो टोटल R की वैल्यू कैसे निकलेगी, इन तीनों का सम होके। क्यों भाई, यहाँ पर A टर्मिनल से B टर्मिनल आने के लिए इन तीनों की वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि तीनों की वजह से करंट आपका डिफ्लेक्ट करेगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर भी आएगा वो किस में आएगा, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। इस तरीके से हमारे पास में इसकी वैल्यू आएगी कि भाई आपके पास में क्या बच जाएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारे पास में इसका लास्ट तक का रिजल्ट है। अब ये रिजल्ट निकला कैसे, इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए निकला होगा। तो क्या सीधा सीधा फॉर्मूला रखा गया होगा V इज इक्वल टू IR, बिल्कुल। तो अगर मैं टोटल फॉर्मेशन निकालने की अगर बात करूं, ठीक है, टोटल फॉर्मेशन के लिए, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्यों सर आप ये ऐसे क्यों लिख रहे हो, क्योंकि देखो वोल्टेज जब यहाँ पे इस तार को यहाँ लगाया जाएगा तो R1 के हिसाब से वोल्टेज की वैल्यू अलग रहेगी,
फिर जब इसको यहाँ पे यहाँ लगाया जाएगा तो R2 के हिसाब से V2 की वैल्यू अगेन वोल्ट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो जो R2 की होगी वही V की होगी। तो जब यहाँ पर तार को लगाएंगे तो R1 की वैल्यू V के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगी, तो R1 V1। जब यहाँ पर लगाएंगे तो R2 के हिसाब से चलेगी तो R2 V2, और जब यहाँ पर लगाएंगे तो इसके हिसाब से चलेगी तो R3 V3। इसलिए हमारे पास में क्या निकालना पड़ेगा, हमें टोटल वोल्टेज वाला फॉर्मूला ऐसे अप्लाई करना पड़ेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V की वैल्यू क्या होती है, तो IR इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, राइट। अब इन तीनों के अंदर कॉमन क्या है, I, तो हम लोग कॉमन क्या ले लेंगे, I को ले लेंगे, तो ये हो जाएगा IR इज इक्वल टू कॉमन I R1 प्लस R2 प्लस R3। अब कॉमन कैसे निकालते हैं वो देख लो, R1 के पास में भी I है, R2 के पास में भी I है और R3 के पास में भी I है, लेकिन ये R1 है, ये R2 है, R3 है, ये R नहीं है, ठीक है। ट्रिपल R अगर होता तो हम इसको भी क्या कर सकते थे, कॉमन निकाल सकते थे। कॉमन का मतलब ये होता है कि सबके पास एक जैसा, R1 के पास में भी I है, R2 के पास में भी I है और R3 के पास में भी I है, मतलब ये तीनों ही उस चीज को क्या कर सकते हैं, कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। कॉमन निकालने का मतलब होता है तीनों का मिला के एक लिख दो और बाकी सबको क्या कर दो ब्रैकेट में। अब देखो I इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई वाला साइन कहाँ चला जाता है, डिवाइड में। तो ये इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है, IR इज इक्वल टू I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। तो ये हमारे पास में नीचे आ जाएगा इस तरह से, तो ये हो जाएगा IR अपॉन I इक्वल टू, अब ये चीज यहाँ से हट गई तो ब्रैकेट भी क्या हो जाएगा, ओपन, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। एक बार मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, इस सर्किट के अंदर जब स्टार्टिंग के अंदर चीजें बनाई जा रही थी तो पहले सबसे पहले जो सर्किट बनाया गया था वो था सीरीज कॉम्बिनेशन का। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है कि ये जो हमारे पास आपको चौकोर सी लाइन दिख रही है ना, ये बिल्कुल ये सब वायर है, और वायर कौन सा है, मेटेलिक वायर। तो मेटेलिक वायर के अंदर जब आप एक से ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करते हो, यहाँ पे कितने कर रहे हैं अपन, 3। अब सर आपने 3 ही क्यों लिए, क्योंकि बुक वाला जो है बेसिक फॉर्मेशन में 3 रेजिस्टेंस लेके चलता है। आप 2 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, आप उस अकॉर्डिंग ले सकते हो, लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म में हम लोग 3 रेजिस्टेंस लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये 3 रेजिस्टेंस जो है एक ही लाइन में क्या किए गए, क्रिएट। एक लाइन का मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, कंफ्यूज ना होए, यहां से लेके यहां तक ये एक ही वायर है, डोंट वरी, ठीक है। उस एक ही वायर के अंदर बीच में कितने रेजिस्टेंस क्रिएट किए गए, 3, एक ही वायर के ऊपर। तो इसका कहने का मतलब है कि पहले वाले रेजिस्टेंस की वजह से दूसरे पे फर्क पड़ेगा और दूसरे की वजह से तीसरे पे फर्क पड़ेगा। तो अभी काम कैसे करेगा, मान लो अगर मैं इस R1 को हटा दूं यहाँ से, तो अब ये तार इस वाले वायर उस वायर के बीच में गैप आ गया, तो इसका मतलब अगर आप R1 को बंद करोगे तो R2 और R3 अपने आप बंद हो जाएंगे। अगर आप R1 और इसको बीच में R2 वाले को बंद करोगे तो R1 तो चालू रहेगा, R3 क्या हो जाएगा, बंद। अब अगर आप R3 को यहाँ से हटाओगे तो R1 और R2 चलते रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर इसको हटाएंगे तो इन दोनों तक करंट जाएगा ही नहीं, और अगर इसको हटाएंगे तो इस तक तो करंट आएगा, क्योंकि यहाँ तक तो आ चुका करंट, इसको हटाने के बाद में आगे नहीं पहुंच पाएगा। और अगर मान लो इस लट्टू को मैं हटा दूं तो इस पॉइंट तक तो करंट आ रहा है, लेकिन इसमें सर्किट में वापस से नहीं जा सकता, बैटरी में नहीं जा सकता। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को जिसके अंदर जितने भी रेजिस्टेंस आप लोगों ने लगाए वो एक दूसरे के ऊपर क्या करें, डिपेंड हो जाए कि भाई तू चलेगा तो मैं चलूंगा, मैं चलूंगा तो ये चलेगा। समझ में आ गई बात। तो ये सारे का फॉर्मेशन जहां हमको देखने को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसको आप लोगों जो है वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको जो है राइट डाउन कर सकते हो। अब इसके बाद में जो हमारे पास में नेक्स्ट आता है वो है हमारे पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये क्या है कि पहले साइंटिस्ट जो है स्टार्टिंग में उनको नहीं पता था ना कि सीरीज में को अगर हम लोग बना लेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जब उन्होंने घर के अप्लायंसेस के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट किया तब उनको पता लगा कि अरे भैया ये तो सीरीज के अंदर तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर हम लोगों ने घर के सारे अगर सर्किट सीरीज के अकॉर्डिंग बना दिए तो इसका मतलब ये है कि अगर एक बटन बंद हुआ तो पूरी घर की लाइट चली जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए फिर हमारे पास में जो दूसरी चीज आई वो है हमारे पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमारे घरों के अंदर जो कॉम्बिनेशन लगा हुआ है, जो सर्किट का पूरा फॉर्मेशन रेडी किया गया है, वो कौन से फॉर्मेशन पर रेडी किया गया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल का मतलब बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि जब एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल होती है तो मतलब ये लाइन पैरेलल है इस तरीके से, ये वाली लाइन इस वाली लाइन की क्या है, पैरेलल, मतलब आमने सामने। तो वैसे ही हमको इसको सेट करना है। तो इसका डायग्राम बहुत इजी होता है। बच्चे पता नहीं क्यों सर्किट वाले डायग्राम से डरते हैं। सबसे सिंपल चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि उसके अंदर एक सर्किट डायग्राम के ऊपर आप बेसिकली सारी थ्योरी को जो है वहां पे डिफाइन कर सकते हो विद न्यूमेरिकल फॉर्मेशन। सो आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will draw this type of formation.
Have you seen that? Right? So this is, we have R1, right? And this is, we have R2, and now this is, we have R3. Okay, and this we have a battery, right? And this is, we have key, and right now, and here we have a ammeter. Ammeter is for current measurement, and again we have a voltmeter. So volt is also an formation to find out the value from A and B terminal, right? राइट नाउ हमारे पास में जो हम लोगों ने क्रिएट किया है ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पहले सबसे पहले इस डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि डायग्राम कैसे बनाया है सर ने, तो वो डायग्राम देखना पड़ेगा। इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, ए से लेके बी तक 3 वायर यूज किए हैं। पहला वायर ये, दूसरा वायर ये, और तीसरा वायर ये, राइट। आप चाहो, जैसे ये तो मैंने डिजाइन करके बना दिया यहाँ पे, आप चाहो तो ऐसे बॉक्स बना के भी बना सकते हो, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। बट यहाँ ध्यान रखना कि ये पहला वायर है, ये दूसरा वायर है, तीसरा वायर है, ठीक है। वोल्ट मीटर का कोई वायर नहीं, वोल्ट मीटर तो हमने अलग से लगा रखा है। तो ये सर्किट के अंदर केवल वोल्ट मीटर जनरेट, मतलब फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू, बाकी इसका इतना ज्यादा कोई रोल नहीं है। अमीटर आपको किसकी वैल्यू बताएगा, करंट की वैल्यू बताएगा, ठीक है। तो देखो, जब आपका करंट यहां से इस तरफ आएगा तो ये 3 पार्ट में क्या होगा, डिवाइड होगा। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर जो है करंट के पास कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, करंट को किसी भी चीज से क्या नहीं था, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि एक लाइन में आने के बाद में पूरा करंट इकट्ठा हो गया अपना कहां आ रहा था, बैटरी के अंदर। लेकिन अब टर्मिनल ए से बी तक, अब मान लो अगर मैं वोल्ट मीटर को यहाँ लगाऊं या किसी भी तरह से लगाऊं, तो वोल्ट मीटर की वैल्यू तो क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ से करंट अलग होने के बाद में वापस से बी टर्मिनल पे जब जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उतना ही वोल्टेज वापस कैलकुलेट हो जाएगा जितना वो बैटरी से निकला था। लेकिन यहाँ पर अब तीनों वोल्टेज के अंदर जो वैल्यू अलग डिफरेंट आएगी वो किसकी आएगी, करंट की। क्यों? क्योंकि करंट ए टर्मिनल से अपने आप को कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, 3 पार्ट में। क्यों? क्योंकि उसको 3 तरफ जाना है, ठीक है। अब ऐसे समझ लीजिए कि आप अपने दोस्तों के साथ में जो है 9 पीपल का आपका ग्रुप है, आप एक रास्ते में जा रहे हो और आगे जाके आपने देखा कि 3 रास्ते डिवाइड हो गए। तो तीनों रास्ते पे अगर एक साथ चलोगे, 9 इधर जा रहे हैं, 9 इधर जा रहे हैं, 9 इधर, तो कैसे पता लगेगा ये 3 रास्ते कहां पहुंच रहे हैं? तो आप लोगों ने क्या किया, इस ए टर्मिनल के ऊपर आके डिसाइड किया कि एक काम करते हैं कि तुम 3 इधर जाओ, हम 3 सामने जाते हैं, और ये 3 इधर वाली डायरेक्शन, तो 3 डायरेक्शन हो गई। तो देखते हैं कि क्या आगे जाके रास्ता मिलता है क्या। तो इस तरीके से आपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप को कितने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3 में। कितने लोग थे आप लोग, 9 लोग थे। और यहाँ पर जब आप पहुंचे ए टर्मिनल पे, रास्ते से आते आते मजे से एंजॉय करते हुए, यहाँ से 3 लोग यहाँ गए, 3 लोग सामने गए, 3 लोग इस तरफ गए। तो जो पहले 3 लोग गए वो R1, जो दूसरे 3 लोग गए वो R2, और जो तीसरे गए वो R3। पहले ए टर्मिनल में पावर कितने लोगों की थी, 9 लोगों की। लेकिन जब वो रास्ता आप लोगों ने अलग अलग किया, ये चेकआउट करने के लिए कि आगे जाके एक हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब बी टर्मिनल पे हम लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो जब आपने तीनों रास्ते में अपने आप को डिवाइड किया 3 के पार्ट में, तो अब आपकी पावर क्या हो गई, रिड्यूस। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट पे आप लोग कितने लोग थे, 9 जने थे। एक हैवी फॉर्मेशन आपके साथ चल रहा था, एक कॉम्बो फॉर्मेशन चल रहा था, वो 9 लोगों का एक ग्रुप चल रहा था। अब लेकिन वो ग्रुप कितने कितने का रह गया है, 3 का। तो वो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ हमारे पास में, 3 पार्ट में। तो वो R1, वो R2, R3। इसका मतलब करंट ने अपने को आपको कितने फॉर्म में डिवाइड कर लिया, 3 फॉर्म में, क्योंकि मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने क्रिएट किए हैं, 3। आप चाहो तो 4 कर सकते हो, आप चाहो तो 5 कर सकते हो। तो करंट उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। प्लस इलेक्ट्रिसिटी में डिपेंड करता है कि आपने R1, R2, R3 क्या लिया है। जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे मोबाइल के चार्जर के लिए लिया है, यहाँ पे मैंने बल्ब के लिए लिया है, यहाँ पे मैंने फैन के लिए लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वोल्टेज वैल्यू है वो किसकी ज्यादा होगी, फैन की। तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू किस तरफ रहेगी, R3 के पास। R1, R2 में रहेगी, लेकिन मैक्सिमम कहाँ रहेगी, R3 के पास में। तो ये फ्रीक्वेंटली डिपेंड करता है कि आप एज अप्लायंस क्या यूज में ले रहे हो। जो अप्लायंस आप यूज में लोगे, जैसे टीवी, फैन, माइक्रोवेव, जो भी है, ये क्या हो कहलाते हैं, आपके रेजिस्टेंस। तो उन्हीं में से हम लोगों ने नाम दिया R1, R2, R3। तो तीनों जगह के लिए करंट की वैल्यू चेंज होगी, और बी टर्मिनल पे जब ये वापस आके मिलेंगे तो 3 यहां से आए, 3 सामने से आए, और 3 इधर से आए, वापस से आपका ग्रुप कितने का बन गया, 9 का। तो इसका मतलब जब ए पॉइंट तक आए थे तो वहां से कितने लोग डिवाइड हुए, 3 के पार्ट में। लेकिन जब बी पे वापस आए तो वापस से क्या हो गए, इकट्ठा। तो इसका मतलब करंट ए से लेके बी तक क्या रहेगा, डिवाइडेशन फॉर्म में रहेगा। R1 के पास अलग, R2 के पास अलग, R3 के पास अलग। और वो किस पे डिपेंड करेगा, उनकी फॉर्मेशन के ऊपर, मतलब उनकी जरूरत कितनी है, वहां पे कितने अप्लायंसेस, कितने वोल्ट का अप्लायंसेस लगा हुआ है। इज दैट क्लियर? अब यहां पर जो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा, अगेन वो लगेगा V = IR।
ठीक है। अब जैसे की बात है पैरेलल की, तो पैरेलल के अंदर हमारे पास जब भी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब रैशनलाइजेशन फॉर्म के अंदर। तो वो हमारे पास में निकल के आएगा 1 अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3, राइट। तो अब यहाँ पे करंट चेंज हो रहा है, तो इस फॉर्मूले के अंदर करंट इक्वल टू क्या निकलेगा, v अपॉन r, क्योंकि यहाँ पे i चेंज हो रहा है ना, इसलिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस i3। तो अब i की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, v अपॉन r। अभी कैसे निकालिए आपने v अपॉन r, i यहाँ पर है ना, r मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो ये बन गया i इज इक्वल टू v अपॉन r। अब जहां जहां पर i है वहां पे वैल्यू पुट करते जाओ, r1 r2 r3, v एकदम सेम रहेगा, तो v इज इक्वल v अपॉन r इज इक्वल टू i r1, तो i1 की वैल्यू क्या आएगी, v अपॉन r1 प्लस v अपॉन r2 प्लस v अपॉन r3। अब देखो यहाँ पर v क्या है, कॉमन है, r1 r2 r3 की वैल्यू तो चेंज हो रही है, लेकिन तीनों की चेंज होने के बाद में v की वैल्यू क्या है, सेम। अभी कैसे पता लगता है, अगर मान लो कि v के साथ भी 1 2 3 होता तो इसका मतलब v भी आप यहाँ पे कॉमन ले नहीं सकते, क्योंकि जब अपन v की वैल्यू पुट करेंगे तो जैसे मान लो r1 r2 3 का मतलब होता है कि r1 की जगह वैल्यू 2 हो सकती है, r2 की 3 हो सकती है, सेम नहीं होगी, चेंज होती रहेंगी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कॉमन किसको निकालते हैं, जो सेम रहता है। तो देखो v हमेशा क्या है, सेम है, तो ये हो जाएगा v अपॉन r इक्वल्स टू v ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3। अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने r1 प्लस r2 प्लस r3 क्यों नहीं लिखा, आपने तो अपॉन में लिख दिया। तो देखो v क्या था, न्यूमरेटर में था, यहाँ पे भी न्यूमरेटर में था और यहाँ पर भी न्यूमरेटर में था। तो मैथ का रूल ये कहता है कि अगर कोई भी चीज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के अंदर है और आप वहां से कॉमन निकालते हो और उसके बाद उसके कॉमन निकलने के बाद पीछे से कोई नंबर नहीं छूटता, क्योंकि इसके पास में भी v अकेला है, इसके पास में भी v अकेला है और इसके पास में v अकेला है, तो वहां पे रूल ये कहता है कि आपको क्या छोड़ना पड़ेगा, पीछे से 1। आप उसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से वापस से उस फॉर्म में लेके नहीं आ सकते कि r1 प्लस r2 प्लस r3 लिख दो, आपको उसको रेशनल फॉर्म में ही छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उसके पीछे से क्या छोड़ना पड़ेगा, 1। इसलिए 1 अपॉन r1 1 अपॉन r2 1 अपॉन r3। अब अगेन जो चीज मल्टीप्लाइंग होती है वो कहाँ चली जाती है, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा v अपॉन rv इक्वल्स टू, ब्रैकेट हट जाएगा क्योंकि अब कोई डिजिट है ही नहीं बाहर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3, तो v से v कैंसिल, ठीक है। तो ये बच जाएगा 1 अपॉन r इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3। ये इक्वेशन आ गई आपके पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको राइट डाउन कर सकते हो। एंड जो अब हम लोग जो कल आपके पास वीडियो आएगी, वो अब वीडियो जो है वो डिपेंडेंसी पाएंगी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड पावर जनरेशन। तो कल ये चैप्टर थ्योरेटिकली मैं कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद में डे आफ्टर टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल सेशन ऑफ चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी। First of all, I'm just going to take the smallest parts of numerical, because in the exercise book we have only 2 or 3 numericals जिनका जो लेवल है वो कम है, उसके बाद में लेवल अप हो जाता है। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जो है नॉर्मली जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने आने चाहिए। तो तब तक के लिए गुड नाइट।